हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कक्षा 12 के शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो पूछा जाता है, चैप्टर नंबर ये संचार व्यवस्था जो है, लास्ट चैप्टर जो है, इसका जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि संचार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, तो संचार व्यवस्था क्या होता है? सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को संचार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं। और संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व प्रेषित्र, जिसको ट्रांसमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल और अभिग्राही रिसीवर। तो ये इसका जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहेगा तो इतना अगर लिख देंगे तो हमको जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं? यदि पृथ्वी के सतह से किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई इतनी हो कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल और पृथ्वी का घूर्णन काल बराबर हो, अर्थात 24 घंटे हो, तो उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है 35,870 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर। ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। 36,000 किलोमीटर होता है एवं परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। अब यहाँ पर देखो, परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल, और एक होता है घूर्णन काल। घूर्णन काल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी जब अगर अपने अक्ष पर घूमेगा चारों तरफ, इसको बोलेंगे घूर्णन काल। इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन काल। और अगर पृथ्वी जो है सूर्य के सापेक्ष चारों तरफ घूमेगा, इसको बोलेंगे परिक्रमण काल। तो यहाँ पर जो है भू स्थिर उपग्रह जो है, ये अगर पृथ्वी है, ये उपग्रह है, तो ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल किसके लिए यूज होगा? भू स्थिर उपग्रह के लिए। और घूर्णन काल किसके लिए यूज होगा? पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी का घूर्णन काल और भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह है और ये जो पृथ्वी है, ये भी घूम रहा है 24 घंटा में और ये भी घूमेगा 24 घंटा में। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है पृथ्वी पर, तो उसको क्या लगेगा? ये कृत्रिम उपग्रह स्थिर है, इसको क्या लगेगा? क्योंकि 24 घंटा, दोनों 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो खड़ा रहेगा उसको नज़र आएगा, जो उपग्रह है वो स्थिर नज़र आएगा। इसीलिए पृथ्वी के सापेक्ष हुआ जो उपग्रह है वो स्थिर नज़र आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? भू स्थिर उपग्रह। और पृथ्वी का सतह, ये वाला केंद्र नहीं, सतह से वो भू स्थिर उपग्रह की जो दूरी है वो कितना है? 35,870 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर। ये 2024 के बिहार बोर्ड में 1 मार्क्स में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितना है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय तरंगों को टीवी सिग्नलों के प्रेषण में क्यों व्यवहार नहीं किया जाता है? आकाशीय तरंगों को टीवी सिग्नलों के प्रेषण में क्यों व्यवहार नहीं किया जाता है? तो इसका जो आंसर है कि टीवी सिग्नल जो होता है, टीवी में जो सिग्नल पकड़ता है वो 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज, ये इसका आवृत्ति प्रास है, किसका? टीवी सिग्नल का। और आकाशीय तरंग जो है, आकाशीय तरंग
आकाशीय तरंग 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक मेगाहर्ट्ज से अधिक तरंग को परावर्तित नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है आकाशीय तरंग को टीवी सिग्नलों के रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो यही है इसका आंसर। टीवी सिग्नल की आवृत्ति परास 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज होती है तथा आकाशीय तरंग 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों को परावर्तित नहीं कर सकती है। इसलिए आकाशीय तरंग को टीवी सिग्नलों के रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शब्दों की व्याख्या करें। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है भू तरंग, दूसरा है आकाशीय तरंग जिसको व्योम तरंग भी बोलते हैं, और तीसरा है अंतरिक्ष तरंग। तो भू तरंग क्या है? भू तरंग को समझने के लिए पहले समझो कि ये पृथ्वी का जो है वक्रपृष्ठ सतह है। ठीक है, पृथ्वी है और ये वक्रपृष्ठ सतह है। अगर वह तरंग, वह रेडियो तरंग जो पृथ्वी के वक्रपृष्ठ के अनुदिश गति करता है, पृथ्वी के वक्रपृष्ठ के अनुदिश गति करता है, इसको बोलते हैं भू तरंग। तो रेडियो तरंग के इस संचरण की विधि में रेडियो तरंग ट्रांसमीटर से अभिग्राही तक, ट्रांसमीटर से अभिग्राही तक पृथ्वी के वक्रपृष्ठ के अनुदिश संचरित करता है। तो इसको बोलेंगे भू तरंग। और भू तरंग में चूंकि पृथ्वी के वक्रपृष्ठ के अनुदिश गति करेगा तो पृथ्वी पर जो भी चट्टान है या फिर कोई लोकल कोई वस्तु है, उससे क्या होता है कि तरंग टकरा करके उसमें ऊर्जा का क्षय बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए इस भू तरंग का जो है उपयोग किया जाता है स्थानीय प्रसारण के लिए, लोकल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, लोकल ब्रॉडकास्ट स्थानीय प्रसारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? भू तरंग का। और भू तरंग का आवृत्ति परास जो होता है 10 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक। कितना होता है भू तरंग का आवृत्ति परास? 10 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक। अब चलो देखते हैं अगला, आकाशीय तरंग और व्योम तरंग क्या है। अगला है आकाशीय तरंग जिसको व्योम तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो तरंगें ट्रांसमीटर एंटीना से निकलकर वायुमंडल के ऊपरी परत, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जिसको बोलते हैं आयन मंडल, क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहते हैं, से परावर्तित होकर रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, ऐसे तरंग को आकाशीय तरंग कहते हैं। इसे व्योम तरंग भी कहा जाता है। आकाशीय तरंग का जो आवृत्ति परास होता है वो होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। कितना होता है? 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला अंतरिक्ष तरंग की तरफ। अंतरिक्ष तरंग अति उच्च आवृत्ति, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंग को अंतरिक्ष तरंग कहा जाता है। ये तरंग ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटीना तक सरल रैखिक पथ पर सीधी पहुंचती है। ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटीना तक सरल रैखिक परिपथ का मतलब ये हुआ कि ये अगर पृथ्वी का वक्र सतह है तो यहाँ पर अगर ये ट्रांसमीटर है, क्या है? ट्रांसमीटर, और यहाँ पर इस तरह से रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर से जो है तरंग रिसीवर तक जो पहुँचेगा वो सरल रैखिक परिपथ में पहुँचेगा। इसी को बोला जाता है सरल रैखिक परिपथ। सरल रैखिक परिपथ पर पहुँचती है, इसको बोला जाता है अंतरिक्ष तरंग। और इसे जो है दिष्ट मतलब सीधा, और दिष्ट रेखीय संचरण भी बोलते हैं। और आकाशीय तरंग का परास जो होता है वो 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। कितना से? 40 मेगाहर्ट्ज से। तो इतना आएगा। ये 2010 में क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है,
तो अब जो क्वेश्चन बनता है वो अलग अलग भी पूछ सकता है। अंतरिक्ष तरंग अलग पूछ सकता है, आकाशीय तरंग अलग पूछ सकता है। तो जो भी होगा यही डेफिनेशन उतार देना है, 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, www ये जो है इसका व्याख्या है, यह वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना या स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वालों के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करता है। वेबसाइट प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? www का। इसका खोज जो है 1989 ईस्वी में टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होता है। इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, सॉरी 1 मार्क्स। और उसके बाद जो है अगला है फैक्स। तो चलिए फैक्स को देखते हैं। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फेसीमाइल। क्या होता है? फेसीमाइल। अगर इंग्लिश में लिखें तो FASCIMILE, फेसीमाइल। फेसीमाइल होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किसी लिखित प्रमाण की विषय वस्तु का स्कैनिंग करता है। ये क्या करता है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो लिखा हुआ लिखित है, उसका जो है वो स्कैन करके उसको जो है ये सिग्नल को जो है सामान्य ढंग से टेलीफोन की लाइन के माध्यम से दूसरे मंजिल की तरफ भेजता है। और वहाँ पर फिर फैक्स मशीन जो है मूल लिखित प्रमाणों की प्रतिकृति मतलब फोटोस्टेट पुनः परिवर्तित कर देती है। ये किसके कारण होता है? फैक्स के माध्यम से। मतलब अगर कोई लिखित प्रमाण की वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो वो फैक्स के माध्यम से हम भेज सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है फैक्स। और फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? फेसीमाइल टेलीग्राफ है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं को व्यक्त करें। तो टीवी का जो सिग्नल है उसका सिग्नल अच्छे से आए, उसका प्रेषण सीमा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो टीवी का प्रेषण सीमा 2 प्रकार से बढ़ाया जाता है। एक टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, एक होगा टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा जो है प्राप्ति एंटीना मतलब रिसीवर एंटीना बढ़ाकर, जिससे यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध मतलब रोक सके। तो 2 तरीक़ा से, या तो टावर की ऊंचाई बढ़ा देंगे, ये ट्रांसमिशन टावर, कौन सा टावर? ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, और रिसीवर एंटीना बढ़ाकर, जिसे यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा रोक सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयन मंडल क्या है? ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहाँ सूर्य की तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है, आयन मंडल कहलाता है। आकाश में जो है पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। इतना लिख देंगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसको कर लिया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधार बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या होता है? आधार बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या होता है? तो आधार बैंड क्या होता है? किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहते हैं। बैंड की चौड़ाई किस किस को कहते हैं? किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को आवृत्ति प्रास या बैंड की चौड़ाई कहा जाता है।
फेडिंग क्या होता है? एक दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंगें आपतित होती है जो आयन मंडल से परावर्तित हुई होती है। इनके व्यतिकरण से सिग्नल की शक्ति में बदलाव आता है जिसे फेडिंग कहा जाता है। फेडिंग आयन मंडल से जो परावर्तित होकर के जो तरंग आता है उसमें व्यतिकरण हो जाता है। व्यतिकरण के कारण जो है उसका जो सिग्नल का जो शक्ति है उसमें बदलाव नज़र आता है, जिसको क्या बोलेंगे? फेडिंग। तो ये इसका जो है तीनों का डेफिनेशन है, इसको कॉपी कर लो। ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कब? 2014 में। कॉपी कर लो इसको। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है इस पर। किसी आयाम मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम दिया हुआ है 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम दिया हुआ है 2 वोल्ट पाया जाता है, तो मॉडुलन सूचकांक म्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम ये ओमेगा सी का मान होता है। मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम जो होता है वो होता है ओमेगा सी, और वो कितना है? 10 वोल्ट। और इसको मॉडुलित जो किया गया अधिकतम आयाम ओमेगा सी का जो मान होता है ये होता है ए मैक्स माइनस ए मीन। ये जो होता है अधिकतम आयाम जो होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बराबर ए मैक्स, जो कि कितना है? 10 वोल्ट। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होगा प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम जो होता है वो होता है ए मीन, और ये होता है 2 वोल्ट। ठीक है। अभी इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बराबर 10 वोल्ट, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बराबर 2 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 ओमेगा सी बराबर हो गया 12 वोल्ट। तो ओमेगा सी का मान हो गया 12/2, मतलब 6 वोल्ट। उसी तरह से अगर इसको घटा देंगे तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बराबर 10 वोल्ट। घटाएंगे, इसको घटा देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 ओमेगा एम, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो ओमेगा एम बराबर हो गया 8/2, मतलब 4 वोल्ट। और मॉडुलन सूचकांक जो होता है, मॉडुलन सूचकांक होता है ओमेगा एम बटे ओमेगा सी। तो ओमेगा एम 4 वोल्ट बटा 6 वोल्ट, ये कट के 2/3। तो म्यू का मान हो गया 2/3। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसका एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट 1 हुआ। इसके बाद जो है एक पार्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।